मेरी बहन की शादी हुई तो मैं बहन के घर कुछ दिन रहने के लिए चली गई, क्योंकि जीजा काम पर चला जाता था और बहन घर पर अकेली होती थी। इसीलिए बहन कहने लगी तुम मेरे साथ रहा करो। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद मैं गर्भवती हो गई और मेरी बहन बिल्कुल ठीक थी। बहन ने अपने पति पर इल्जाम लगा दिया कि पति कहने लगा कि मेरा तुम्हारी बहन के साथ कोई चक्कर नहीं है, मैं इसको अपनी छोटी बहन समझता हूँ। लेकिन बहन घर छोड़कर चली गई। फिर जीजा ने मुझे कहा कि अपनी बहन पर नजर रखो। मैं भी घर आ गई और बहन पर नजर रखने लगी। एक रात मुझे बहन के कमरे से कुछ आवाजें आई। जब मैं कमरे में गई तो मेरे होश उड़ गए। मेरी बहन की शादी थी और मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मेरी बहन चुप चुप सी थी। शायद हर लड़की शादी के मौके पर अपने घर वालों से दूर हो जाने का सोचकर मायूस हो जाती है। हम 2 बहनें और मनोज भाई था। मेरे पापा मर चुके थे। हम 2 ही बहनें थे, इसीलिए हम में दोस्ती भी बहुत थी। बहन के जाने का सोचकर तो मैं उदास रहने लगी थी। उसके जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाती, क्योंकि मेरी बहन मुझे बहुत प्यारी थी। मैं हर बात अपनी बहन से करती थी, वो भी मुझसे दूर होने से उदास रहती थी। शादी के वक्त तो मम्मी के गले लगकर रोने लगी, फिर मुझसे मिलकर भी बहुत रोई। मेरे बहनोई ने जब उसे इस तरह उदास देखा तो मेरी मम्मी से कहने लगे कि अर्चना को भी साथ भेज दे, पूजा का दिल लग जाएगा। वैसे तो मैं भी, मेरे घर में पूजा के अलावा कोई और तो नहीं है, वो अकेली ही रहेगी तो यूं ही आप लोगों को याद करके रोती रहेगी। मैं भी तुरंत तैयार हो गई। मम्मी ने कहा कि ज्यादा दिन बहन के घर मत रहना, बस कुछ दिन के बाद वापस आ जाना। मैं अपनी बहन के साथ उसके ससुराल पहुंच गई। घर में मेरे जीजा के अलावा और कोई न था, वो अकेले ही थे। उनके पापा मम्मी भी मर चुके थे। रात को मैं एक अलग कमरे में सोने के लिए चली गई, लेकिन अभी मुझे आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। मुझे कुछ डर सा महसूस हुआ। पूजा दीदी और विराज भाई तो अपने कमरे में होंगे और विराज भाई यहाँ अकेले रहते हैं, तो इस वक्त मेरा दरवाजा कौन खटखटा सकता है। मैं कुछ डर सी गई थी, लेकिन दरवाजे पर मुझे विराज भाई की आवाज आई कि अर्चना दरवाजा खोलो। मेरा डर खत्म हो गया। मैंने बेड से उठकर फौरन से दरवाजा खोल दिया। वो कहने लगे कि तुम्हारी दीदी बहुत रो रही है, तुम्हें बुला रही है, ऐसा करो तुम उनके साथ ही सो जाओ, मैं इस कमरे में सो जाऊंगा। मुझे यह सुनकर बहुत हैरानी हुई कि आज से पहले तो दीदी के सर में कभी दर्द ना हुआ था, लेकिन हो सकता है पूजा दीदी को मेरे साथ सोने की आदत है, इसीलिए मुझे बुला रही हो। मैं अपनी बहन के कमरे में चली गई। मेरी बहन अपने आंसू पोंछ रही थी। मुझे देखकर कुछ ठीक सी हो गई। मैंने कहा कि दीदी क्या बात है, क्यों इतनी परेशान है। कहने लगी तुम मेरे पास सो जाओ, मुझे यहाँ ना जाने क्यों घुटन सी महसूस हो रही थी। मम्मी बहुत याद कर रही है। मेरी बहन अभी भी वैसे ही दुल्हन बनी हुई थी। मैंने कहा कि मेरे यहाँ आपके कमरे में रहना अच्छी बात नहीं है, मैं कैसे सो सकती हूँ, विराज भाई क्या सोचेंगे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी मैं उन्हें कह चुकी हूँ कि मेरे सिर में दर्द है, उन्हें कोई एतराज नहीं है। मैं चुप सी हो गई। मैं उनके बेड पर तो लेट गई थी, लेकिन मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। दीदी कपड़े बदलकर मेरे पास आकर लेटकर सो भी गई थी, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। पूरे बेड पर गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। कमरे में गुलाब की नेट बनी हुई थी। दुल्हन के पहले दिन के कमरे को देखकर अपने आप को बहुत बुरा लग रहा था, मगर काफी देर के बाद मुझे नींद आ गई। जब मैं सुबह उठी तो दीदी सो रही थी। मैं उठकर कमरे से बाहर चली गई। मुझे किचन में शोर की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई 2 लोग बातें कर रहे हो। जब मैं किचन में गई तो विराज भाई नाश्ता बना रहे थे और एक नौकर थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगे, कहने लगे साहब जी आपकी दुल्हन तो बहुत प्यारी है। वो समझी कि शायद मैं पूजा दीदी हूँ। विराज भाई की तरफ मेरी पीठ थी। उन्होंने पलटकर मुझे देखा तो हंसने लगे। नौकर से कहने लगे कि ये मेरी पत्नी नहीं है, ये तो पूजा की छोटी बहन है। फिर मुझसे पूछने लगे कि क्या मैं नाश्ता करूंगी। मैंने कहा कि आप बाहर जाकर बैठ जाएं, नाश्ता मैं बना दूंगी। वो कहने लगी नहीं नहीं मैं बना लूंगा, मुझे आदत है ये सब काम करने की। तुम जरा अपनी बहन को उठा दो। नौकरानी को उसने देखा है कब से मेरे सिर खा रही है। विराज भाई ने मुस्कुराते हुए नौकरानी की तरफ देखकर कहा। मैं किचन से बाहर आ गई। जब मैं दीदी के कमरे में गई तो दीदी अभी तक सो रही थी। मैंने दीदी को उठाया तो वो गुस्से से कहने लगी क्यों मुझे परेशान कर रही हो। मैंने कहा दीदी आप उठकर नाश्ता कर लें। वो उठकर बैठ गई, मुझे गुस्से से देखा और कहने लगी अभी तुम जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं बाहर आ गई। मैंने विराज भाई के साथ नाश्ता टेबल पर रखा। दीदी भी तैयार होकर बाहर आ गई थी। विराज भाई के साथ टेबल पर बैठकर विराज भाई ने उनका पहचान नौकर से करवाई। नौकरानी की खुशी का जवाब भी दीदी ने गुस्से के अंदाज में दिया।
पूरा दिन दीदी अपनी सहेलियों से फोन पर बातें करती रही। मैं किचन में खाना बनाने लग गई। विराज भाई किसी काम से बाहर चले गए। रात को जब वो लौटे तो खाना खाने के तुरंत बाद दीदी फिर सरदर्द का कहने लगी। विराज भाई परेशान हो गए। मैं तो सोच में पड़ गई कि दीदी के सर में फिर से दर्द क्यों शुरू हो गया। विराज भाई दीदी से कहने लगे कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, लेकिन दीदी कहने लगी कि अभी नहीं, मैं सिर दर्द की गोली खाकर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। फिर दीदी मुझसे कहने लगी कि अर्चना, मेरे कमरे में आकर मेरा सिर दबा दो। मैं उठकर उनके कमरे में चली गई और दीदी का सिर दबाने लगी। दीदी मुझसे कहने लगी कि आज भी तुम मेरे साथ ही सो जाना। मुझे दीदी की ये बात बहुत अजीब सी लगी। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है। कल भी आपने मुझे अपने साथ सुला लिया था। विराज भाई क्या सोच रहे होंगे। मैं तो कल वापस अपने घर चली जाऊंगी। मेरी बात सुनकर दीदी रोने लगी। कहने लगी, मुझे अकेला इस इंसान के पास मत छोड़कर जाओ। जैसे ये इंसान नजर आता है ये वैसा है नहीं। तुम नहीं जानती कि इसने मुझे क्या धमकियां दी हैं। मैं तुम्हें नहीं बता सकती, इसीलिए अभी यहाँ से मत जाओ और मेरे पास सो जाओ। दीदी की बात सुनकर मैं पागल सी हो गई थी। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है उन दोनों के बीच में। दीदी जीजा से इतना डर रही थी। दीदी के चेहरे पर अजीब सा डर नजर आ रहा था। मैं आज भी दीदी के साथ ही सो गई थी। दूसरे दिन भाई मुझे वापस लेने के लिए आ गए थे, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि कुछ दिन दीदी के साथ ही रहूंगी। मैं ये देखना चाहती थी कि आखिर वजह क्या है। दीदी क्यों अपने पति से इतना घबरा रही है। विराज भाई अच्छे ही दिखते हैं। दीदी ने भी मेरे भाई से कहा कि अर्चना को मेरे पास ही रहने दो, 1 माह बाद आकर ले जाना। भाई मुझे वहीं छोड़कर वापस चले गए। अब मैं विराज की हरकतों को नोट करने लगी। वो खाने के दौरान भी दीदी को घूर घूर कर देखते रहते थे। दीदी उनके इस तरह के घूरने पर भी घबरा जाती। ना जाने ऐसा क्यों थे, जबकि मुझे बिल्कुल ठीक से बात करते थे, छोटी बहन की तरह समझते थे। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। एक बार खाना खाने के वक्त जीजा ने दीदी से कहा कि वो उनके साथ आइसक्रीम खाने चले। ये सुनते ही दीदी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। दीदी ने हिचकिचाते हुए मना कर दिया। कहने लगी कि मैं आइसक्रीम नहीं खाती। अर्चना को आइसक्रीम बहुत पसंद है, आप अर्चना को अपने साथ ले चले जाएं। सच आइसक्रीम तो मुझे बहुत पसंद थी। विराज फिर से दीदी को घूरने लगे, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं और मुझे अपने साथ आइसक्रीम खिलाने ले गए। मुझसे हंसकर बातें करते रहे। कहने लगे कि तुम्हारी दीदी बहुत ही सरल मिजाज की है, लेकिन तुम्हारी आदत अच्छी है। मुझे उनकी ये सब कुछ अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, मेरी दीदी बहुत अच्छी है। कहने लगे, मुझे तो बात भी तक नहीं करती। मुझे देखकर डरने का ड्रामा करने लग जाती है, जैसे मैं कोई भूत हूँ। वो इस बात पर मुस्कुराए। मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं। मैंने भी बात मजाक में खत्म कर दी। एक बार मेरी रात को नींद खुली तो मुझे दीदी के कमरे से लड़ने की आवाजें आ रही थी। ना जाने किस बात पर बहस थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। पहले तो सोचा कि मुझे पति पत्नी की बातें नहीं सुननी चाहिए, लेकिन जब बहस हो गई और लड़ाई जारी रही तो मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकल आई। जब मैं दीदी के कमरे के पास पहुंची तो दीदी के रोने की आवाजें आ रही थी। विराज भाई का असल रूप तो अब मेरे सामने आया था। वो भी चिल्ला रहे थे, कह रहे थे, बंद करो अपना रोना धोना। कब से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम हो मेरी एक बात मना करती जा रही हो। दीदी कहने लगी कि मैं बात नहीं मान सकती। मैं अर्चना को वापस नहीं भेजूंगी। मेरी बहन आपको क्या कहती है, उसे 1 महीना तक मेरे पास रहने दे, मैं उसे भेज दूंगी। लेकिन अभी मुझे उसकी जरूरत है। मेरे सर में बहुत दर्द है। भगवान के लिए मुझे सुकून से सोने दे। जीजा खामोश हो गए। मुझे उनका असली रूप देखकर अफसोस हो रहा था, लेकिन मैं अपनी दीदी को इस वक्त अकेला छोड़कर नहीं जा सकती थी, क्योंकि अभी दीदी को मेरी ना जाने क्या जरूरत थी। अभी भी जीजा का रवैया मुझसे पहले जैसा ही था, लेकिन अब तो वो मेरा और भी ख्याल रखने लगे थे। रात मेरे लिए रोज जूस लेकर आते तो कभी आइसक्रीम ला कर देते, जिसे खाते ही कुछ देर के बाद मुझे नींद आने लगती थी। मैं ऐसी गहरी नींद में सो जाती थी कि सुबह ही मेरी आंख खुलती थी, लेकिन दीदी का चेहरा उतरा हुआ होता। एक बार मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। दीदी मुझे एक डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ। मैं तो सुनकर ही चकरा सी गई थी। मेरी बहन भी परेशान हो गई थी। मैं तो रोने लगी थी। मैंने घर आते ही दीदी से कहा कि डॉक्टर झूठ बोलते हैं, लेकिन दीदी कहने लगी, नहीं वो सच कह रहे हैं।
मैंने तुम पे पहले ही कहा था कि वो इंसान अच्छा नहीं है। देखा ना उसने तुम्हारे साथ क्या किया। अर्चना, उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया, तुम्हारी इज्जत खराब कर दी, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। ये कहकर दीदी भी फूट फूट कर रोने लगी। मैं खुद बहुत ज्यादा रो रही थी। फिर मुझे याद आने लगा कि जीजा मुझे जो जूस और आइसक्रीम लाकर देते थे, शायद उसमें ही कुछ गड़बड़ थी। वो पीते ही मुझे नींद आने लगती थी और मैं बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो जाती थी। शायद मुझे नींद का जूस पिलाकर उन्होंने, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि जीजा ऐसे घटिया हो सकते हैं। मुझे उनसे नफरत सी होने लगी थी। रात को जब जीजा घर आए तो मेरे लिए जूस लेकर आए थे। मैं तो उनके तरफ देखा ही नहीं। दीदी ने गुस्से से उनका कॉलर ही पकड़ लिया। कहने लगी कि कमीने इंसान, तुमने मेरी बहन को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। दीदी के बोलने का अंदाज और गुस्से पर वो यूं अनजान बन बैठे कि जैसे बहुत ही मासूम हो। कहने लगे, पूजा क्या बोल रही हो, होश में तो हो। मेरी दीदी रोने लगी। उनका कॉलर छोड़कर कहने लगी, अर्चना प्रेग्नेंट है। ये सुनकर विराज भाई की रंग ही उड़ गए थे। वो मुझे हैरानी से देखने लगे। मेरा जी चाहा कि उनके मुंह ही नोच लूं। दीदी ठीक कहती थी कि ये जैसे हैं वैसे नजर नहीं आते। मैं ही बेवकूफ बनी थी, उन्हें अपना भाई समझी थी। उनके घटियापन की शायद कोई हद ही नहीं थी। अभी भी इस बात से मुकर रहे थे। कहने लगे कि अर्चना को अपनी छोटी बहन समझता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए। विराज भाई भी चिल्लाकर दीदी से बात करने लगे। मैंने गुस्से से चिल्लाकर कहा, क्या आपने तो मुझे बहन कहकर इस बात की सारी रिश्ते को ही गंदगी से काला कर दिया है। आप मुझे नशा वाली दवा डालकर जूस पिलाते थे ताकि मैं सो जाऊं, और आप मेरे पास तो जैसे लफ्ज भी खत्म हो गए हैं। मैं रोने लगी। इसी वक्त मेरा भाई वहां पहुंच गया। शायद दीदी ने उसे बुलाया था। उसने विराज भाई को खूब मारा। वो मार खाते हुए भी अपने पाप को कबूल नहीं कर रहे थे। यही कह रहे थे कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन मैं किस पर शक करती। मैं जीजा के घर में ही रह रही थी। वहाँ सिर्फ विराज भाई ही थे। वो ही मुझे जूस लाकर देते थे और पीते ही मैं होश खो बैठती थी। मेरे भाई ने उन्हें मार मार कर बुरा हाल कर दिया था और हम दोनों बहनों को लेकर वापस घर चले गए थे। घर आते ही दीदी मम्मी के साथ गले लगकर रोने लगी। कहने लगी कि अर्चना को विराज ने बर्बाद कर दिया है। मैं तो किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। अब मेरी मम्मी तो सुनते ही दिल पकड़कर बैठ गई। मेरा भाई भी कुर्सी पर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मेरी माँ मुझे देखकर रोने लगी। मैं भी उनके साथ गले लगकर फूट फूट कर अपनी किस्मत पर रोती रही। मेरी बहन ने अपने ही पति पर डिवोर्स का केस कर दिया था। मेरी माँ 4 दिन में बीमार बिस्तर पर पड़ी रही। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और रोती रहती थी। उस वक्त दीदी ही थी जो पूरे घर को संभाले हुए थी। मम्मी को भी वही संभाल रही थी। मेरी बहन कितनी अच्छी थी। अगर वो मतलबी होती तो मेरी खातिर अपना बसा बसाया घर ना छोड़ती, लेकिन मेरी दीदी ने तो मेरी खातिर अपना घर बर्बाद कर लिया था। 15 दिन में मम्मी भी काफी सही हो गई थी। मैं खाना पीना तक छोड़ बैठी थी। दीदी ही मुझे जबरदस्ती कुछ खिला देती थी। मैं ये सोच रही थी कि मेरी जिंदगी का क्या होगा। मैं तो बर्बाद होकर रह गई हूँ। भला मुझसे कौन शादी करेगा। लेकिन 15 दिन के बाद जो कुछ मेरी माँ ने मुझे कमरे में आकर कहा, मैं हैरानी से उनका मुंह देखकर रह गई। मम्मी कहने लगी कि कल वो मुझे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाएंगी और मेरा अबॉर्शन करवा देंगे। किसी को भी इस बात की खबर नहीं होगी कि अभी यह बात घर पर ही है और घर पर ही खत्म हो जाएगी। मैं भी यही चाहती थी। मैं क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद करती। अगले दिन मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेकर आई। एक लेडी डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कुछ टेस्ट भी किए। जो पहाड़ मेरे सिर पर फटा वो मैं ही जानती हूँ। मैं मुंह बनाए डॉक्टर की शक्ल देख रही थी। मम्मी भी मुझे हैरत से देख रही थी। हम लोग वापस घर आ गए। कमरे में बैठी अपना सिर चकराता सर हाथों में लिए बैठी थी। मेरे साथ ये क्या हुआ था, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं किसकी बात पर भरोसा करूं, किसकी बात पर नहीं, कुछ भी समझ नहीं आता था। मुझे अपने दिमाग की नस खिंची हुई महसूस हो रही थी। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न था। मैं बिल्कुल चुप सी थी। चंद दिन में मेरे कॉलेज खुल गए थे। कॉलेज जाने लगी। दीदी का केस भी आखिरी डेट पर था। शायद इसी डेट पर ही उनकी डिवोर्स हो जाती। मैं कॉलेज जाने लगी थी। मेरी दोस्त ने भी मेरी पीली रंगत देखकर वजह पूछने लगी। मैं उन्हें क्या बताती। मैंने कहा कि मुझे बुखार था। कुछ दोस्त तो मुझसे मेरी दीदी की शादी की बात पूछने लगे थे। बस 2 माह ही तो थे उनकी शादी को, और क्या कुछ हो गया। लेकिन वही मेरी दीदी के दोस्त भी मुझसे मिल गई थी। दीदी के बारे में पूछने लगी। दीदी के दोस्त ने जो मुझे झटका दिया मैं तो सोच भी नहीं सकती।
मैंने उनकी दोस्तों के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा कि मेरी अपनी बहन पर पूरा भरोसा है, वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जब मैं घर पहुंची तो दीदी बहुत खुश नजर आ रही थी। मुझसे कहने लगी कि अर्चना, 4 दिन बाद आखिरी डेट है, इसके बाद मुझे इस घटिया शख्स से जान छूट जाएगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दीदी के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि छुपाई नहीं छुप रही थी। पहले तो उनकी खुशी देखकर मुझे उनकी दोस्त की बातें याद आने लगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरी बहन ऐसी नहीं हो सकती, ना ही मेरे साथ ऐसा कर सकती है। जाहिर है उनका पति अच्छा नहीं था, तभी उनको छोड़ने पर वो इतनी खुश है। लेकिन मेरे अंदर मेरा दिल मुझे कुछ और ही बता रहा था। जिस दिन मैं मम्मी के साथ डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद मेरी टेस्ट रिपोर्ट देखकर कहा कि मैं कोई गर्भवती नहीं हूँ और ना ही मेरे साथ कोई जबरदस्ती की गई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी मम्मी भी ये बात सुनकर परेशान हो गई थी। अगर मैं बिल्कुल ठीक थी तो फिर उस डॉक्टर ने मुझसे ये बात क्यों कही थी। फिर मेरी मम्मी मुझसे पूछने लगी कि क्या अर्चना ने तुम्हें टेस्ट करवाए थे। मुझे याद आने लगा कि उसने मेरा कोई टेस्ट नहीं करवाया था, उसने तो मुझे बस चेक किया और कहने लगी कि मैं गर्भवती हूँ। मैं उसकी बात ही सुनकर परेशान हो गई थी। मुझे कहा कोई और टेस्ट की जरूरत नहीं, दीदी ने भी ऐसा कुछ नहीं करवाया था। मुझे फौरन से घर ले आई थी और एक तमाशा खड़ा कर दिया था। कुछ देर तक तो मम्मी चुप रही, फिर मुझसे सारी बातें पूछने लगी। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि दीदी तो ये बात पता नहीं है कि मम्मी मुझे हॉस्पिटल लाई है, इसीलिए मैं उन्हें कुछ ना बताऊं, बस चुप ही रहूं। मैं तो ये बात भी समझ नहीं पाई थी। कॉलेज में दीदी के दोस्त ने मेरे होश उड़ा दिए थे और अब दीदी के चेहरे पर छाई खुशी की चमक देखकर तो मैं उन पर शक करने लगी। रात को एक और राज का पता चलना बाकी था। जब मेरे ही नंबर पर विराट जीजा की कॉल आने लगी, ना जाने क्यों मैंने वो कॉल उठा ली। जो कुछ उन्होंने मुझे बताया मैं चुपचाप सुनती रही थी। इसके बाद मैं दीदी की आदतों को नोट करने लगी। आजकल ना जाने क्यों किसी से हंस हंस कर बातें करती थी। एक रात में पानी पीने सहन में आई तो मैंने शहर के ऊपर जाने लगी। सीढ़ी पर दीदी को चढ़ते देखा। रात के 1 बजे थे। उस वक्त वो छत पर क्या करने गई थी, मैं उनके पीछे ही चल दी। लेकिन जब मैं ऊपर गई, दीदी को देखकर मेरी पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं वहीं से वापस नीचे उतर गई थी। मुझे अपनी बहन की इस हकीकत पर यकीन नहीं आ रहा था। अपने खातिर उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मैंने जल्दी से पहले अपनी मम्मी को जगाया, उसके बाद भाई को, और उन्हें ऊपर ले गई। उस वक्त दीदी किसी और नौजवान के साथ गले लगे हुए ये कह रही थी, बहुत जल्द मुझे डिवोर्स मिल जाएगा, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मैंने तुमसे कहा था ना, इस बेवकूफ इंसान से पीछा छुड़वाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरा भाई यह सुनकर गुस्से में आ गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ दीदी को मारा, फिर उस नौजवान को मारने पीटने लगा। वो नौजवान तो अपने आप को छुड़वाकर भाग गया। दीदी का रंग फीका पड़ गया था, उनका सच खुल गया था। उस दिन फोन पर भी जीजा मुझसे यही कह रहे थे, अर्चना, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कोई पाप नहीं किया। तुम्हारी दीदी तो खुद ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। पहले ही दिन उसने रोना धोना मचा दिया था। उसके सिर में दर्द है। फिर वो रात को तुम्हें सिर दबाने के बहाने अपने साथ सुलाने लगी थी। मैं उसका पति था, उसे चाहता था, इसीलिए उसे अपनी नजरों से समझाने की कोशिश करता रहा कि वो तुम्हें अपने साथ ना सुलाया करे। लेकिन जब वो बाज ना आई तो एक दिन मेरा उससे झगड़ा शुरू हो गया। मैंने उससे कहा कि अर्चना को वापस भिजवा दो। जब तक वो यहाँ रहेगी तुम और मैं अपनी जिंदगी ठीक से नहीं गुजार सकेंगी। लेकिन वो रोने धोने लगी, कहने लगी कि बस 1 महीना मेरी बहन को मेरे पास रहने दो। मुझे लगा कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, इसीलिए वो ऐसा कह रही है। लेकिन मैं भी इंसान था, मैं अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारना चाहता था, इसीलिए तुम्हें जूस में हल्की सी नींद की दवा देता था ताकि तुम गहरी नींद में सो जाओ और मैं उसके साथ रह सकूं। लेकिन वो मुझे करीब तक नहीं आने देती थी। कभी कुछ बहाना कर देती थी तो कभी कुछ, और जैसे 1 महीना गुजरा उसने झूठ बोलकर ये तमाशा खड़ा कर दिया था। मैंने तुम्हारे साथ कोई पाप नहीं किया है और ना ही कर सकता हूँ, और अब भी अदालत में मुझे सजा दिलवाना चाहती है और मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। मुझे तुम्हारी बहन के साथ रहना भी नहीं है। बस तुम अगर एक बार सच बोल दो मैं सजा से बच जाऊंगा। मैंने उस वक्त जीजा की बात सुनकर फोन काट दिया। मुझे उनकी बातों पर यकीन भी आ चुका था, क्योंकि ना मैं प्रेग्नेंट थी और ना ही किसी ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती की थी। फिर मुझे मेरी बहन की दोस्त ने भी बता दिया था कि वो किसी आवारा लड़के से मोहब्बत करती है और बहुत मोहब्बत करती है। और अब तो मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी, सारा सच खुल गया था।
भाई ने दीदी को बहुत बुरा भला कहा। भाई जानते थे कि वो लड़का आवारा है। भाई ने कहा कि अब तुम खुद अपनी जगह अपने अच्छे बुरे की जिम्मेदार हो। 4 दिन के बाद अदालत में मैंने सच बोल दिया। विराज जीजा आजाद हो गए, दीदी को डिवोर्स भी दे दिए। 4 महीने खत्म होते ही भाई ने दीदी की शादी उसी आवारा से करवा दी थी और कहा कि अब तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। 1 साल बाद मेरी भी शादी हो गई। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। कुछ दिन के बाद मैं अपने पति के साथ शॉपिंग करने के लिए गई तो एक दुकान में दीदी को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। दीदी जॉब कर रही थी। उनके चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं थी। शायद मोहब्बत का भूत उतर चुका था। उस आवारा लड़के ने अपना असली रंग दिखा दिया, इसीलिए वो नौकरी करने पर मजबूर थी। ऐसी मोहब्बत का यही अंजाम होता है। हमारे मम्मी पापा बहन भाई हमारे अपने ही होते हैं, हमारे लिए अच्छा ही फैसला करते हैं। इसीलिए लड़कियों से कहूंगी कि मम्मी पापा की इज्जत को खत्म करने की बजाय उनकी इज्जत की चादर से खुद को ढांप लेना ही अक्लमंदी है। धन्यवाद दोस्तों।